हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो दोस्तों? ठीक ही होना चाहिए मेरे दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो। आज अपन बात करेंगे दोस्तों, कार्ल मार्क्स का टॉपिक चल रहा था अपना। कार्ल मार्क्स जो है उनको हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों कि वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से कौन प्रसिद्ध है या वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया। ठीक है। दूसरा, मेरे दोस्तों को ये कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि वैज्ञानिक समाजवाद इसने दिया। तो कई बार आपने देखा होगा, ये प्रश्न आता है आपके सामने दोस्तों कि वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहां चक्कर फंस रहा है कि क्या करे यार, कंफ्यूज हो जाता है जब बार बार किसी का पढ़ा हुआ नहीं होता है। जो एक बार पढ़ता है तो वो सोचता है कि यार मैं पढ़कर तो आया था, वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया, वैज्ञानिक भौतिकवाद किसने दिया। दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, याद रखना। वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में पूछे कि वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं मेरे दोस्तों आपके सामने। पहला लिख रहा हूं मैं कार्ल मार्क्स, ताकि आपके समझ में आ जाए। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं होब्स, और तीसरा लिख रहा हूं मैं लॉक, और चौथा लिख रहा हूं मैं बेंथम। ठीक है मेरे दोस्तों। अब ध्यान दो कि वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया, तो वैज्ञानिक समाजवाद दिया था मेरे दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। ये याद रखना, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक इसी तरह का क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया। और यहां ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर बनाने वाला। क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स देता है और वैज्ञानिक भौतिकवाद होब्स देता है, तो कंफ्यूज करने के लिए ये 2 तो ऑप्शन आएंगे ही आएंगे मेरे दोस्तों। तो आप याद रखना, वैज्ञानिक भौतिकवाद होब्स देता है। कौन देता है? होब्स देता है। अब थोड़ा सा हम कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैज्ञानिक भौतिकवाद जो होब्स ने दिया था उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक भौतिकवाद होब्स ने दिया, तो होब्स जो है वो एक डेकार्टे नामक विद्वान था। डेकार्टे, ठीक है, डेकार्टे नामक विद्वान था, और डेकार्टे नामक विद्वान से काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसने ये कहा था कि सारी की सारी जो भी वस्तुएं होती है, जो भी क्रियाकलाप होती है, वो कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? कि वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो ये कौन बात कर रहा है? डेकार्टे कह रहा है। ठीक है। तो जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान के अंदर नियम बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अंदर भी नियम बनाना चाहिए। तो यहां डेकार्टे ने वैज्ञानिक विधि दी थी अपने दर्शन में। किसने? डेकार्टे ने। ठीक है। और डेकार्टे से कौन प्रभावित हो गया था? होब्स। होब्स प्रभावित होकर यह कहता है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान के अंदर नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। अब होब्स ये भी मानता है कि प्रकृति के अंदर प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। क्या होती है? पदार्थ होती है, और वो क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है, अर्थात यांत्रिक है। यांत्रिक का मतलब गति करती है। ठीक है, डायनेमिकल है। ठीक है। और तो होब्स ये कहता है कि प्रकृति के अंदर हर वस्तु क्या है? पदार्थ है, और वो पदार्थ हर वस्तु गति करती है। यहां तक भी हम लोगों, इंसानों को, आपको, हमको, सबको
होब्स क्या मानता है मेरे दोस्तों? पदार्थ मानता है कि हर पदार्थ गति करता है, इंसान भी गति करता है, इंसान भी पदार्थ है। तो वो कहता है कि भौतिक विज्ञान में जैसे नियम लागू होते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों के अंदर अब सामाजिक विज्ञानों का मतलब दर्शन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ऐसे, ठीक है। तो वो कहता है कि सामाजिक विज्ञानों के अंदर भी भौतिक विज्ञानों की तरह नियम होने चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए वह सामाजिक विज्ञानों में भी विज्ञान की तरह क्रमबद्ध तरीके से कुछ समझाने की बात करता है, ठीक है। इसीलिए होब्स को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक भौतिकवाद। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत होब्स ने दिया मेरे दोस्तों। थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं होब्स के बारे में कि होब्स को, मैंने बताया आपको कि होब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत होब्स ने दिया, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स ने दिया, ये याद रखना। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और वैज्ञानिक भौतिकवाद होब्स दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। होब्स जो है वो डेकार्टे से बड़ा प्रभावित हुआ था, डेकार्टे से बहुत प्रभावित हुआ था। और डेकार्टे ने अपने फिलोसफी के अंदर, डेकार्टे ने जो भी सिद्धांत दिया, फिलोसफी दी, उसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए, वैज्ञानिक मेथड के आधार पर। किसने? डेकार्टे ने, ठीक है। और डेकार्टे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया तो होब्स इससे बहुत प्रभावित होता है, डेकार्टे से। और फिर होब्स ये कहता है कि जिस प्रकार से डेकार्टे ने अपना विचार वैज्ञानिक पद्धति से किया, क्रमबद्ध तरीके से किया, ठीक उसी प्रकार से मैं करता हूं। तो वो कहता है कि वह हर वस्तु को पदार्थ मानता है, हर वस्तु को पदार्थ मानता है। जिस प्रकार से पदार्थ गति करता है, वह मनुष्य, इंसान, हर चीज को वह पदार्थ मानता है। और पदार्थ अपनी आवश्यकताओं के लिए गति करता है, डायनेमिक करता है, यांत्रिक गति करता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये गति शब्द उसने कहां से लिया? तो वह लिया गैलीलियो से। कहां से लिया था उसने? गैलीलियो से लिया था। ये गति वाला शब्द है, उसने गैलीलियो से लिया, ठीक है। गैलीलियो कहता था कि हर पदार्थ होता है, हर गति करता है। तो ये गति वाला जो सिद्धांत है वो गैलीलियो से लिया, और वैज्ञानिक पद्धति वाला जो सिद्धांत है वो डेकार्टे से लेता है मेरे दोस्तों। तो डेकार्टे से और गैलीलियो से प्रभावित होकर होब्स ये कहता है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान नियमों से चलती है, अर्थात भौतिक विज्ञान में नियम प्रतिपादित होता है और नियम प्रतिपादित होने के बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें सामाजिक विज्ञानों के अंदर भी भौतिक विज्ञान की तरह नियम बनाकर हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तब होब्स क्या कहता है कि हमें सामाजिक विज्ञान के अंदर, सामाजिक विज्ञानों का मतलब आपका अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, ऐसे विषय, दर्शन शास्त्र हो गया, ऐसे विषय। तो वो कहते हैं कि हमें सामाजिक विज्ञानों में निर्णय लेने की क्षमता का नियम बनाना चाहिए, निष्पक्षता का नियम बनाना चाहिए, वस्तु को छोटे भागों में बांटकर हल निकालना चाहिए और उसकी व्याख्या करने का नियम बनाना चाहिए, तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस तरह से वो नियम बताता है अपने सामाजिक विज्ञानों के अंदर, अर्थात अपने राजनीतिक दर्शन के अंदर। हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि होब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन में भौतिक विज्ञान की तरह ही अपने राजनीतिक विज्ञान में, अर्थात अपने राजनीतिक दर्शन में भौतिक विज्ञान की तरह नियम बताए थे, जो इस प्रकार से ये नियम है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इसका सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक क्या है कि उसने जो भी विचार दिए वो क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित रूप से दिए मेरे दोस्तों। यह तो आपको सबको पता है कि साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। किसी चीज का वैज्ञानिक तरीके से, अर्थात क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है। तो होब्स ने अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से और
विस्तृत क्रमबद्ध तरीके से उसको सजा कर पेश किया था, दुनिया को बताने की कोशिश की थी मेरे दोस्तों। और ध्यान दो क्रमबद्ध तरीका क्या है, तो होब्स ने क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन से अपने विचार दिए, तो यह याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। होब्स ने सबसे पहले, आपसे पूछा जाए कि होब्स ने सबसे पहले कौन सा विचार दिया, प्राकृतिक कानून दिया, सामाजिक समझौता दिया, या प्राकृतिक अवस्था वाला सिद्धांत दिया, या मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए। याद रखना मेरे दोस्तों, होब्स ने सबसे पहले मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए थे, ये याद कर लेना मेरे दोस्तों। फिर प्राकृतिक कानून के बारे में बताया, उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था बताई, ठीक है, और प्राकृतिक अवस्था के बाद में उसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। यह क्रम है, निश्चित क्रम है मेरे दोस्तों, ये याद कर लेना, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि होब्स ने निम्न में से सबसे पहला विचार क्या दिया, तो मानव स्वभाव के बारे में बताया था, प्राकृतिक अवस्था नहीं बताई थी। तो ये याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। तो ये तो हो गया उसका वैज्ञानिक। और भौतिकवाद, भौतिकवाद क्यों कहते हैं कि वो पदार्थ को, हर वस्तु को वो पदार्थ मानता है, यानी कि अपने राजनीतिक जो दर्शन दिया उसके अंदर मुख्य केंद्रीय पदार्थ को रखा, और पदार्थ गति करता है, मनुष्य गति करता है, वो मनुष्य को पदार्थ मानता है। और मनुष्य गति क्यों करता है, पैसों के लिए, इनकम के लिए मेरे दोस्तों, सीधी सी बात है। तो वो क्या हो गई, भौतिक हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो हर वस्तु गति करती है, क्योंकि उस चीज को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो यांत्रिक होती है, उसको जरूरत पड़ती है, वो गति करती है। इसलिए उसके राजनीतिक दर्शन को ही, होब्स के राजनीतिक दर्शन को ही लोगों ने भौतिकवाद का नाम दिया मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। तो आप याद रखें, वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, होब्स ने दिया, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया मेरे दोस्तों। अब अपन चर्चा करते हैं, अपना जो मूल बिंदु है आज का वह है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। ये मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट था, ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है, कार्ल मार्क्स ने का जो वैज्ञानिक समाजवाद है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत है वो याद रखिए, कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकों में आपको मिलेगा। दास कैपिटल में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह साम्यवादियों की अर्थात मार्क्सवादियों की सबसे प्रमुख पुस्तक है। इसलिए इसे मार्क्स की या मार्क्सवादियों की या समाजवादियों की या साम्यवादियों का इसे वेद कहते हैं मेरे दोस्तों, ये याद रखना। इसको बाइबल भी कहते हैं, कुरान भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक टेलर नाम का जो विद्वान हुआ था, टेलर ने केवल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या कहा था, कुरान कहा था, बाइबल कहा था, ठीक है, टेलर ने। लेकिन टेलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कुरान बाइबल है, लेकिन टेलर का नाम न देकर यह पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी पुस्तक क्या है, समाजशास्त्रियों की, अर्थशास्त्रियों की और साम्यवादियों की या मार्क्सवादियों की या मार्क्स की बाइबल है, या मजदूरों की या सर्वहारा वर्ग की बाइबल है, या कुरान है, तो आपका आंसर होना चाहिए दास कैपिटल मेरे दोस्तों, ठीक है। और टेलर के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद, उसको वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहते हैं कि समाजवाद तो पहले से भी था। बहुत सारे लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने समाजवाद के बारे में बता दिया था, लेकिन वो समाजवाद क्या था, यूटोपिया था, काल्पनिक था। और उस काल्पनिक को वैज्ञानिक रूप प्रदान किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। अर्थात उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध व व्यवस्थित रखने वाला कौन था, कार्ल मार्क्स था, इसलिए वह वैज्ञानिक हो गया, ठीक है। और समाजवादी तो वह कार्ल मार्क्स था ही मेरे दोस्तों, ठीक है, इसलिए उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो अब आप देखो, ये वेपर देखिए, वेपर क्या कहता है मेरे दोस्तों, वेपर की परिभाषा, ये कथन अपन समझेंगे तो शायद आपके समझ में आ जाएगा। पूर्ववर्ती समाजवादी
विचारकों ने सुंदर गुलाबों के लिए स्वैपन लिए थे। गुलाबों के पौधे उगाने के लिए जमीन तैयार नहीं की थी, अर्थात अपने समाजवाद को केवल कल्पना में सजो दिया। ठीक है, वह समाजवाद प्रैक्टिकल रूप से लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो नहीं बताया था उसके पूर्ववर्ती समाजवादी। अब कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था मेरे दोस्तों, फ्रांस के कुछ समाजशास्त्री थे, जैसे आपको पता होना चाहिए सेंट साइमन, दोबारा लिख देता हूं मैं, सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फोरियर हो गया, केबेट हो गया और पुरंदो हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये क्या था, सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, केबेट है, पुरंदो है, ये क्या था, काल्पनिक समाजवाद उन्होंने दिया था। इनके समाजवाद में न तो कोई वैज्ञानिकता थी, न ही उन्होंने कोई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से कोई सिद्धांत दिया समाजवाद के बारे में। ठीक है, केवल कल्पना पर लिख दिया, कल्पना में कर दिया कि ऐसा समाजवाद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किया कुछ भी नहीं। और करने वाला कौन था, मार्क्स था मेरे दोस्तों। ठीक है, और उसके सिद्धांतों को, कार्ल मार्क्स के समाजवाद को अपन क्या कहेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद, क्योंकि उसने पूर्ववर्ती जितने भी समाजशास्त्री हुए उनके सिद्धांतों को ग्रहण करके, व्यवस्थित करके, क्रमबद्ध करके उसने नया वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। इसीलिए तो वे पर क्या कहता है, पूर्ववर्ती समाजवादी विचारकों ने सुंदर गुलाबों के लिए स्वैपन लिए थे, गुलाब के पौधे उगाने के लिए जमीन तैयार नहीं की थी मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे वेपर ने कहा, उसी प्रकार से हमारे कैटलिन महोदय क्या कहते हैं वो भी अभी देखिए आप। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद दिया, उस समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद तो कहते हैं मेरे दोस्तों। उस समाजवाद को, और वह वैज्ञानिक समाजवाद किसके लिए दिया, सर्वहारा वर्ग के लिए दिया था मेरे दोस्तों, कि सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, एक सामान्य लोग पूंजीपतियों के चंगुल से अपने आप को कैसे बचा सके, और जो उनका अतिरिक्त मूल्य है, जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका जो अतिरिक्त मूल्य है वो सर्वहारा वर्ग को, मजदूर वर्ग को कैसे दे। यही उसका समाजवाद था, यही उसका साम्यवाद था मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, इसलिए कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था उसको हम सर्वहारा समाजवाद भी कह सकते हैं, या सर्वहारा वर्ग का समाजवाद भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग का समाजवाद भी कह सकते हैं, या गरीब लोगों का समाजवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग का समाजवाद, गरीब लोगों का समाजवाद, मजदूर लोगों का समाजवाद, और सर्वहारा लोगों का समाजवाद भी हम इसे कह सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद दिया उसको हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से तो जानेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा उसको सर्वहारा समाजवाद के नाम से भी जान सकते हैं, सामान्य वर्ग का समाजवाद के नाम से भी जान सकते हैं, गरीब लोगों का समाजवाद के नाम से भी जान सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स से पीछे वाले जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं, उसने तो यूटोपिया के रूप से, अर्थात काल्पनिक रूप से समाजवाद दिया। उस समाजवाद को किसी ने भी वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किसी ने अपना सिद्धांत नहीं दिया था। अर्थात जैसे इतिहास व्यवस्थित लिखा जाता है कि एक राजा का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसने क्या किया मेरे दोस्तों, तो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से जैसे इतिहास लिखा जाता है। तो जो इससे पहले के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने अपना समाजवाद को इतिहास की तरह नहीं लिखा मेरे दोस्तों, लेकिन कार्ल मार्क्स से, इन लोगों से, इन समाजशास्त्रियों से
अलग अलग विचार ग्रहण करके अपना समाजवाद बनाया, जिसको वह क्या नाम देता है, वैज्ञानिक समाजवाद या फिर सर्वहारा वर्ग का समाजवाद नाम देता है। और कार्ल मार्क्स ने उसे इतिहास की तरह लिखना शुरू किया था, अर्थात क्रमबद्ध रूप से लिखना शुरू किया था। इसीलिए उसके समाजवाद को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो केटलिन एक हमें समझाने का प्रयास करता है कि क्या समझाने का प्रयास करता है वो जरा देखिए आप। केटलिन क्या कहता है कि मार्क्स का क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर और आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर और आर्थिक व्याख्या हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर और भौतिकवादी आध्यात्मिक विद्या पर स्थित है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बात सुनो आप, दोबारा से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज है क्या है। देखो मार्क्स, केटलिन क्या कह रहा है कि मार्क्स का क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वर्ग संघर्ष किस पर आधारित है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर और आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। और आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर और आर्थिक व्याख्या हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। और हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वह भौतिकवादी आध्यात्मिक विद्या पर स्थित है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है, उसके 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। वो 4 स्तंभ इसी में से निकल के आते हैं। अभी मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों। केटलिन ने मार्क्स के भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत के बारे में केटलिन क्या कहा। केटलिन ने कहा था, इस परिभाषा को मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि मार्क्स का क्रांतिकारी कदम, ठीक है, अब ऊपर देखो आप, यही बात मैं ऊपर लिख दिया कि मार्क्स का क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। देखो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। फिर वो क्या कह रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है, वो अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। अब ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। अब क्या है कि आर्थिक सिद्धांत, और ये आर्थिक सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आधारित है। तो ये अतिरिक्त मूल्य का आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आधारित है। ठीक है, आर्थिक व्याख्या पर आधारित है। और आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है वह हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या वाला जो सिद्धांत है वह हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है मेरे दोस्तों, और हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है मेरे दोस्तों वो है भौतिकवादी आध्यात्मिक विद्या पर आधारित है। तो हेगल का द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स ने लिया था वो किस पर आधारित है, भौतिकवादी आध्यात्मिक विद्या पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ से चार बातें सामने निकल के आती है जो अभी मैं आपको बताता हूं। अभी आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है ये कथन देखकर, ये कथन कार्ल मार्क्स के बारे में किसने कहा था, केटलिन ने कहा था मेरे दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए आप एक बार। दोस्तों जो केटलिन ने कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में जो कहा, अभी आपने उनका कथन देखा केटलिन का। ठीक है, और उसी से 4 बातें, 4 स्तंभ, कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसके बारे में 4 बातें सामने निकल कर आती है।
वो क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा ये 4 है। ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं कितनी है, टोटल ये 4 आती है। कार्ल मार्क्स के समाजवाद में कितनी बात है, ये 4 बातें हैं। कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है, कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद में उसमें कितनी बात है, 4 बात है। कार्ल मार्क्स का जो राजनीतिक जो दर्शन है उसमें टोटल कितनी बात है, ये। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 बातें हैं, जो 4 स्तंभ है, ये कार्ल मार्क्स के मुख्य बिंदु है। और इन चारों पॉइंटों को अगर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। तो ये याद रखना, कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के 4 स्तंभ है मेरे दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने जो वैज्ञानिक समाजवाद दिया उसके 4 पोल है, ठीक है, याद रखना। पहला पोल, ठीक है, ये वाला याद रखना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये 4 पोल इस तरह से याद कर लेना कि कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद में 4 स्तंभ है, 4 पोल है। तो पहला पोल का नाम क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अपने अंगुली पे याद कर लेना मेरे दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे अपन, डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म, डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म, ठीक है, यह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा स्तंभ इस अंगुली पे आप याद कर लेना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। दोस्तों इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या याद कर लेना, मेटेरियलिज्म इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तीसरी इस अंगुली से याद कर लेना मेरे दोस्तों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। और 4 नंबर की जो सबसे छोटी अंगुली है उसको याद कर लेना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसको कहेंगे अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मेरे दोस्तों। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि कार्ल मार्क्स ने मुख्य रूप से कौन सा सिद्धांत दिया था, समाजवाद, जिसको अपन क्या कहेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद को डिटेल से समझने के लिए कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हमें वैज्ञानिक समाजवाद को समझने के लिए, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद समझने के लिए हमें ये 4 बिंदु पढ़ना होगा। तब हम ये समझेंगे कि हमने कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ लिया मेरे दोस्तों। अभी आप इतना ही याद कर लीजिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, होब्स ने दिया मेरे दोस्तों। इतना ही आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इनके बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं मेरे दोस्तों, और जहां रहो मस्त रहो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है पर्सन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। खुश रहो, धन्यवाद।